So the topics are capacity of parties, consideration. यहाँ है अब एक केस मोरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो इस केस के अंदर जो कोर्ट था उसने कोर्ट ने बोला माइनर हैज नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर जो माइनर है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो फिर वॉइड होगा, मतलब कि बाय लॉ वो एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, एग्जीक्यूटरी नहीं होगा वो फिर। लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे एक पार्टी माइनर था और दूसरा जो था वो मेजर था। तो दो पार्टी है, एक है माइनर और एक है नॉर्मल। मतलब मान लेते हैं ए है और यहाँ पे बी है, तो ए जो है वो माइनर है और बी नॉर्मल है, मतलब कि इस ये 18 के ऊपर है या फिर अंडर अपॉइंटेड गार्जियनशिप इसका एज 21 के ऊपर है। तो ये माइनर है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बी जो है वो ए को अपना बाइक सेल कर रहा है 10,000 में, ठीक है। तो ए जो है वो 10,000 बी को दे चुका है, ठीक है, लेकिन बी ने इसको गाड़ी नहीं दिया। तो ऐसे तो है कि मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर कोई एक पार्टी जो है अगर वो माइनर है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, उसमें एक पार्टी माइनर भी है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी माइनर है उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि जो इसको करना था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब कि इसको 5,000 देना था तो इसने 5,000 दे दिया है। लेकिन जो इसका पार्ट था, जो मेजर जो पर्सन था बी, जो इसका पार्ट था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो इसने परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी पार्टी माइनर है और उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया है तो वो फिर जो दूसरा पार्टी है उसके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पे माइनर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है माइनर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो है पहला है वॉइड इन लॉ, मतलब कि जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर उसमें कोई भी पार्टी माइनर है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद है वॉइड अब इनिशियो, सो इट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 18 और मेजोरिटी। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो जब से बना है, जिस टाइम से बना है वो तब से ही वॉइड है, मतलब वो तब से ही बाय लॉ एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो मतलब जब से वो बना है वो तब से ही वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो उसको बोला जाता है वॉइड ऑफ इनिशियो, मतलब कि स्टार्टिंग से जो वॉइड है उसको वॉइड ऑफ इनिशियो बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट अगर दोनों में से कोई एक पार्टी माइनर है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा। लेकिन फिर भी इट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 18 और मेजोरिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, माइनर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। लेकिन लेकिन जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जो पार्टी माइनर था अगर वो आगे चल के जब अपना 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है और जब मेजोरिटी का एज आ जाता है उसका और उस टाइम पे वो चाहे कि अब भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा जो कि वो माइनॉरिटी के एज में किया था, तो तब उस टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है रेटिफाई किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, वापस से इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो मेजॉरिटी के एज में जाने के बाद भी इसको कंटिन्यू करना चाहे तो। If minor got benefit by way of contract is restored to the extent it gave benefit, मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी माइनर है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो माइनर है उसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, तो जहाँ तक माइनर को बेनिफिट मिलेगा तब तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस पार्ट तक माइनर को बेनिफिट मिल रहा है वहाँ तक सही है। जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, तो अगर इसमें कोई भी पार्टी जो है वो कोई भी पार्टनर जो है वो माइनर है, ठीक है, तो जो माइनर होता है पार्टनरशिप में उसको भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तो माइनर है यहाँ पे ये लाइक कोई भी अपना ये परफॉर्मेंस दे रहा है, लाइक सिंगिंग कुछ भी बाय वे ऑफ हिज आर्ट हिज टैलेंट, किसी भी तरीके से इसको बेनिफिट हो रहा है उस फॉर्म से, बेनिफिट हो रहा है, ये किसी भी तरीके का सर्विस दे रहा है उस फॉर्म को, ठीक है।
तो फर्म का जो प्रॉफिट का पार्ट है, ये अगर पार्टनर है तो इसको प्रॉफिट का एक पार्ट भी मिलेगा। तो जहाँ तक इसको प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा वहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट सही है, लेकिन जहाँ पे इसको काम करने के लिए ऑब्लिगेटेड ऑब्लिगेटरी किया जाएगा, वहाँ पे फिर जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसके अंदर कोई भी पार्टी माइनर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी हद तक वैलिड रहेगा जब तक कि माइनर को उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद है देयर वुड नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कोड। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसके अंदर कोई भी पार्टी माइनर है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जहाँ पे जो कोर्ट है वो स्पेशली मतलब कि ऑर्डर करेगा कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना ही है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उसका कोई भी क्लॉज है जिसको परफॉर्म करना है, वही होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कोर्ट। तो माइनर के केस में माइनर माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैसे केस में कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करेगा। उसके बाद है माइनर कैन बी एन एजेंट नॉट पार्टनर बट गॉट बेनिफिट बाय वे ऑफ पार्टनरशिप डेट कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। मतलब कि जो माइनर है वो एजेंट हो सकता है पर प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपल और एजेंट होता है कि मतलब कि मान लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, सॉरी कंस्ट्रक्टर। तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करता है और ये एजेंट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करता है तो इसको चाहिए कस्टमर। कस्टमर मिलेगा, इन्वेस्टर मिलेगा तब तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेगा। प्रोजेक्ट मिलेगा, फंड मिलेगा तब तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये एक एजेंट को हायर करके रखा है इसको कस्टमर और इन्वेस्टर ला करके देने के लिए, ठीक है। तो ये जो एजेंट वाला काम है ये माइनर कर सकता है, माइनर एजेंट हो सकता है लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। उसके बाद है माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। मतलब कि यहाँ पे माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, मतलब कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता है किसी भी फॉर्म में या किसी भी एलएलपी फॉर्म में। उसके बाद है बट गॉट बेनिफिट बाय वे ऑफ पार्टनरशिप डेट। तो यहाँ पे जैसे कि देखे थे कि जहाँ तक माइनर को बेनिफिट होता है वहाँ तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। उसी तरीके से यहाँ पे कि अगर कोई एलएलपी है और कोई पार्टनर है यहाँ पे, लाइक कोई पार्टनर था उसका डेथ हो गया, तो जो नॉमिनी था, इसका जो भी था नॉमिनी था, तो वो अभी माइनर है पर इसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना। वो यही है यहाँ पे कि अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो पार्टनरशिप डीड के थ्रू माइनर को बेनिफिट मिल सकता है लेकिन वो पार्टनर नहीं हो सकता। उसके बाद है कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। मतलब कि कोई भी माइनर को इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता है। अब है यहाँ पे यूनैटिक्स एग्रीमेंट। तो मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी जिसमें कोई भी एक पार्टी ल्यूनाटिक है तो उसको फिर ल्यूनाटिक एग्रीमेंट बोला जाता है। यहाँ पे ल्यूनाटिक का मतलब होता है अनसाउंड माइंड। मतलब कि जिसका माइंड साउंड नहीं है, जो सोच समझ नहीं सकता है अपना अच्छा बुरा, उसको अनसाउंड माइंड बोला जाता है, उसको ही ल्यूनाटिक बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोई भी पार्टी अगर अनसाउंड माइंड का है, ल्यूनाटिक है, तो एट द टाइम, तो यहाँ पे फिर दो सिचुएशन बनेगा, ठीक है। तो पहला सिचुएशन है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। और दूसरा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, इन केस ऑफ ल्यूसिड इंटरवल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। मतलब कि यहाँ पे है ना कि ये वाला केस है तो इसमें है ना कि कोई इंसान है, ठीक है, तो वो ल्यूनाटिक है, तो वो इस टाइप का ल्यूनाटिक है कि वो हमेशा के लिए ही ल्यूनाटिक है, हमेशा ही उसका माइंड अनसाउंड ही रहता है, कभी उसका माइंड साउंड नहीं रहता। मतलब कि हमेशा ही उसका मतलब कि जो भी उसका स्टेट है लुनासिटी का, तो वो हमेशा रहता है कि कोई भी इंटरवल इंटरवल या ब्रेक ब्रेक नहीं होता है जहाँ पे वो फिर उसका ल्यूनासिटी ना रहे, वो साउंड माइंड का हो, ऐसा कोई ब्रेक नहीं होता। मतलब वो हमेशा के लिए ही मतलब लुनाटिक है। और यहाँ पे है कि किसी भी ब्रेक में या किसी भी टाइम पीरियड में, लाइक 1 घंटे के लिए कोई अनसाउंड माइंड का हो गया, फिर 2 घंटे के लिए वो नॉर्मल है, फिर अगले 2 घंटे में वो फिर अनसाउंड माइंड का हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे जो
ल्यूनासिटी है वो आ जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ पे है कि वो हमेशा के लिए, यहाँ पे है कि वो हमेशा के लिए नहीं है। तो पहला यहाँ पे केस है, कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, कॉन्ट्रैक्ट इज void। मतलब कि अगर कोई भी इंसान है जो हमेशा के लिए ल्यूनाटिक है और उसी ल्यूनासिटी में, ठीक है, उसी अनसाउंड माइंड में, जब वो सोच समझ नहीं सकता था, उस टाइम में अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या उससे कोई करवा लेता है, वो कुछ भी हो, वो अगर ल्यूनासिटी की कंडीशन में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड होगा, मतलब कि बाय लॉ वो एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, ठीक है, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है सेकंड, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, इन केस ऑफ ल्यूसिड इंटरवल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। मतलब कि जो टाइम ब्रेक था, मतलब कि 1 घंटे के लिए वो लुनाटिक होता था, फिर अगले 2 घंटे में वो नॉर्मल रहता था, फिर अगले 2 घंटे में वो लुनाटिक होता था। तो मतलब कि यहाँ पे है कि वो अनसाउंड माइंड का हो जा रहा है, फिर साउंड माइंड का हो जा रहा है। तो ये जो टाइम गैप है ना, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, वो तब बना है जब ये साउंड माइंड का था, ठीक है। मतलब कि अनसाउंड माइंड और साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड का था तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अगर ऐसा कुछ है कि अगर टाइम पीरियड है, मतलब कि ब्रेक में कभी वो अनसाउंड हो जा रहा है, कभी वो साउंड हो जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जब वो साउंड माइंड का होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड होगा, ये बाय लॉ एग्जीक्यूटेड होगा। उसके बाद है एग्रीमेंट बाय सेन पर्सन। तो सेन पर्सन का मतलब होता है ड्रंक, मतलब जो ड्रंकर है, जो नशा करते हैं किसी भी तरीके का, तो उनको ही सेन पर्सन बोला जाता है। तो यहाँ पे है, टू द एक्सटेंट दैट कैन नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग कॉन्ट्रैक्ट इज void। कहने का मतलब है कि वो इंसान है, वो इस हद तक मतलब कि नशे में है कि वो कुछ सोच समझ नहीं सकता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या सही है। तो वो सोचने समझने का उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। तो उस हद तक वो नशे में है। तो अगर इतना कोई ड्रंक है कि वो सोच समझ ही नहीं सकता है कि क्या हो रहा है, और उस टाइम पे अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड होगा, मतलब बाय लॉ वो एग्जीक्यूटरी नहीं होगा। इसके बाद है मेंटल डिके। तो मेंटल डिके का मतलब होता है कि मतलब जो मानसिक स्थिति है इंसान का, जो दिमागी हालत है, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये जनरली ओल्ड एज में होता है। तो उस टाइम पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वॉइड होगा, मतलब कि ओल्ड एज है और कोई भी इंसान है तो उसका सोचने समझने का अब कैपेसिटी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, और उस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है वो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी सप्लाई ऑफ गुड डू lunatic or any of his family member, contract is valid if any lunatic state no personal liability of a lunatic person। मतलब कि यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ए है, बी है, ये जो है ये lunatic है और बी जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो है नेसेसरी सप्लाई ऑफ गुड के लिए, मतलब कि जो भी गुड्स होते हैं, जो भी नेसेसरी आइटम होते हैं फॉर लाइफ, फॉर सर्वाइवल, उस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनना, मतलब कि ऑब्जेक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे नेसेसरी सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और ये लुनाटिक है, मतलब कि अनसाउंड माइंड का है, और ये नॉर्मल माइंड का है, जैसे कि ये कोई कस्टमर है और ये कोई शॉपकीपर है, ठीक है, और इसको इसको जो है इससे कुछ गुड्स चाहिए, लाइक नॉर्मल जो ग्रोसरी होता है जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो अगर वैसा आइटम चाहिए और उसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो lunatic or any of the family member contract is valid if any lunatic state no personal liability of lunatic person। मतलब कि अगर कोई नेसेसरी आइटम के लिए किसी lunatic पर्सन के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा। लेकिन बाद में पता चलता है इस इंसान को, नॉर्मल वाला जो इंसान है उसको पता चलता है कि ए ने जो नेसेसरी गुड के लिए जो भी
कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया है वो तब किया था जब वो अनसाउंड माइंड का था, मतलब कि लुनासिटी के स्टेट में किया था, तो यहाँ पे फिर इसका कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। जो होगा इसका लॉस जो भी हुआ वो अपना ये जानेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सिंपली है कि किसी लुनाटिक पर्सन के साथ कोई भी नॉर्मल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो वैलिड होगा। बस उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए नेसेसरी सप्लाई ऑफ गुड। ठीक है, तो ये वैलिड होगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो पर्सन था लुनाटिक, तो अपने लुनासिटी के स्टेट में ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो फिर बाद में इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा। जो भी होगा इसका ही होगा, इसका जो भी लॉस होगा अपना ये फिर देखेगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ लुनासिक पर्सन इन्फोर्स्ड बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया है और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो है बेनिफिट। किसका बेनिफिट? जो लुनाटिक पर्सन है उसका बेनिफिट, मतलब कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, जो सोच समझ नहीं सकता, उसके बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, मतलब कि वो इन्फोर्स्ड होगा, वो वैलिड होगा। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है लुनाटिक पर्सन के साथ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और किसी और के बेनिफिट के लिए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड सिर्फ तभी होगा जब बेनिफिट लुनाटिक पर्सन का होगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टी में आ गए यहाँ पे अगला पॉइंट, अदर पर्सन। तो इसमें पहला एलियन एनिमी। तो एलियन एनिमी कहने का मतलब है कि कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री जिसके साथ हमारा कंट्री का वॉर डिक्लेयर हो गया है, मतलब कि इंडिया है और किसी भी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हो गया, तो वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे अब इंडिया के लिए वो एलियन एनिमीज होंगे। उसके बाद है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर। तो ये लोग जो होते हैं वो मतलब कि हमारे कंट्री वो किसी और कंट्री से आते हैं, ठीक है, किसी और कंट्री से, जैसे कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और यूएस है। तो जो यूएस है, यहाँ के कुछ हायर अथॉरिटी वाले जो ऑफिसर्स है वो इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होंगे फिर इंडिया में किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हायर अथॉरिटी वाले जो ऑफिसर आ रहे हैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में एक्ट करने के लिए, तो इनके पास ये प्रिविलेज होता है, ठीक है, कि ये इंडियन कोर्ट में शो नहीं किए जाएंगे, ठीक है, जब तक ये खुद ही इंडियन कोर्ट को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक। उसके बाद है मैरिड वुमेन। तो इंडिया में मेन हो या वुमेन हो, सबके पास इक्वल राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और मैरिड वुमेन भी जो है वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। फिर है यहाँ पे फ्री कंसेंट, ठीक है। तो फ्री कंसेंट है यहाँ पे, मतलब कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जो भी ऑफर है या जो भी एक्सेप्टेंस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो फ्रीली होना चाहिए। कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन या कोई किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती, कोई भी फ्रॉड या फिर किसी भी गलत तरीके से वो ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। यही होता है फ्री कंसेंट। तो ये जो फ्री कंसेंट है, अगर इसमें कोई कमी आता है, कोई फ्लॉज आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यहाँ पे है कंसिडरेशन। तो जो कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2D में डील किया गया है। तो यहाँ पे फिर कंसिडरेशन का डेफिनेशन है, so when at the desire of the promisor, the promisee has done or abstained from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो यहाँ पे है पहले है प्रोमिसर। तो प्रोमिसर जो कि ऑफर दे रहा है, ठीक है, और फिर है यहाँ पे प्रोमिसी। तो जिसको ऑफर दिया जा रहा है, मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो है यहाँ पे प्रोमिसी। प्रोमिसर जो ऑफर दे रहा है और प्रोमिसी जो एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद है एब्स्टैंड। एब्स्टैंड का मतलब होता है रोकना, रिस्ट्रेन, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे है when at the desire of promisor the promisee has done और abstain from doing, मतलब कि जो प्रोमिसर है, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोमिसर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रोमिसी है। तो इसके डिजायर पे ये जो प्रोमिसी है, ठीक है, ये किसी काम को नहीं करता है, ठीक है, ये किसी काम को नहीं करता है, या फिर
ये जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी को रोकता है किसी भी काम को करने से, या फिर जो ये प्रॉमिसी है ये प्रॉमिसर को कोई प्रॉमिस देता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में। When at the desire of the promiser, the promisee has done or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, ठीक है। तो प्रॉमिसर के डिज़ायर पे जो प्रॉमिसी है वो कोई भी काम करता है, ठीक है, या फिर प्रॉमिसर के रोकने पे किसी भी काम को करने से जो ये प्रॉमिसी है वो फिर वो काम नहीं करता है, या फिर जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिस करता है प्रॉमिसर को कि वो कोई काम करके देगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पहले जो प्रॉमिसर है और जो प्रॉमिसी है, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला है यहाँ पे डन, मतलब कि कोई भी जो एक्ट है वो यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे एब्स्टेंड है, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे प्रॉमिसेस टू डू इन फ्यूचर। तो पहला है यहाँ पे, मतलब कि प्रॉमिसर के डिज़ायर पे जो प्रॉमिसी है उसने कोई काम कर दिया है, ठीक है, या फिर प्रॉमिसर के डिज़ायर पे जो प्रॉमिसी है उसने कोई काम नहीं किया, मतलब इसने इसको रोका किसी भी काम को करने से और इसने वो काम नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉमिसर है और जो प्रॉमिसी है, तो प्रॉमिसी जो है वो प्रॉमिसर को कोई भी प्रॉमिस दे रहा है कि वो इसका कोई भी काम इन फ्यूचर में करेगा, ठीक है। वो या तो काम किया है या नहीं किया है, या फिर प्रॉमिस किया है कि इन फ्यूचर करेगा, ठीक है। तो इसको ही कंसिडरेशन बोला जाता है। ये जो भी एक्ट है, एब्सटिनेंस है या फिर प्रॉमिस है, काम को या जो रिस्ट्रेन हो रहा है उसको, या कोई भी प्रॉमिस है उसको, तो ये इसी को फिर कंसिडरेशन बोला जाता है। तो फिर से देखते हैं, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे तो प्रॉमिसी हैज़ डन, ठीक है, प्रॉमिसी ने कुछ किया, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को रोका और प्रॉमिसी ने वो काम नहीं किया, और प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर प्रॉमिस किया कि वो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉमिसर का जो काम है वो करेगा या फिर नहीं करेगा, इस चीज़ का प्रॉमिस किया। तो सच एक्ट और एब्सटेनेंस और promises इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो जो भी वो एक्ट है जो वो किया, या फिर जो एब्सटेनेंस है जो वो नहीं किया, या फिर जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस किया कि करेगा या नहीं करेगा, तो इसी 3 चीज़ को कंसिडरेशन बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो एक फाइनल कंक्लूजन है कंसिडरेशन के डेफिनेशन के लिए। तो प्रॉमिसर के डिज़ायर पे जो प्रॉमिसी है वो कोई भी काम करता है, या प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी जो है वो खुद को रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी काम को करने से, या फिर प्रॉमिसर के डिज़ायर पे जो प्रॉमिसी है वो ऐसा प्रॉमिस करता है कि वो इन फ्यूचर उसका कोई काम करेगा, या फिर प्रॉमिस करता है कि वो इन फ्यूचर ये काम नहीं करेगा, तो वही उस काम को करने को, खुद को रोकने को, या फिर उस प्रॉमिस को जो वो फ्यूचर में करेगा, इसी चीज़ को कंसिडरेशन बोला जाता है। अब है यहाँ पे एक कंडीशन, कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रॉमिसी, मतलब कि जो कंडीशन है वो हमेशा प्रॉमिसी की तरफ से ही जाना चाहिए, प्रॉमिसर की तरफ से नहीं होगा। मतलब कि जो प्रॉमिसर है वो ऑफर करता है ना प्रॉमिसी को, तो प्रॉमिसर थोड़ी ना ऑफर करेगा इसको कि 5,000, मतलब कि 5 लाख में हम तुमको अपना कार बेच देंगे और 5 लाख भी यही दे देगा प्रॉमिसी को, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉमिसी की तरफ से हमेशा जो प्रॉमिस को, जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा प्रॉमिसर को जो ऑफर कर रहा है। तो कंसिडरेशन में एक केस है, चिन्मया वर्सेस रम्या। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, तो इस केस के अंदर एक, मतलब कि एक वुमन थी, उसकी एक बेटी थी। तो जो वुमन थी वो मतलब कि ओल्ड एज में थी, और उसका जो है तबीयत वो ठीक नहीं था, मतलब वो इल थी, और ऐसा था कि उसका मतलब डेथ हो जाएगा या ऐसा ही कुछ भी। वो जो वुमन थी उसने अपने डॉटर के साथ मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो इसका वुमन का जो भी प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी को दे देगी, ठीक है। लेकिन बदले में उसकी जो बेटी है, ये इस वुमन का जो भाई है, मतलब इसके जो मामा है, ठीक है, इसको ये हमेशा एनुअल कंसिडरेशन देगी, मतलब एनुअल कोई अमाउंट
पे करेगी इसके भाई को। तो ये यहाँ पे मतलब कि कंडीशन था इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वुमेन थी मतलब कि और उसकी बेटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन था और कंसिडरेशन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर जो कंसिडरेशन था वो था इस औरत का प्रॉपर्टी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर होगा और ये इस औरत के भाई को एक एनुअल अमाउंट हमेशा देगी। मतलब कि कोई औरत है जो अपने भाई को अपना कोई औरत है जो अपनी बेटी को अपना प्रॉपर्टी दे रही है और ये कंडीशन डाल रही है कि वो अपने मामा को हमेशा सालाना कोई भी अमाउंट देती रहेगी, ठीक है। तो यही था यहाँ पे। लेकिन आगे चल के जो ये लड़की थी और जो भी इस वुमेन का जो ब्रदर था मतलब कि इसका जो मामा था, तो ये लड़की जो है वो आगे जा कर के इसको कंसिडरेशन मतलब कि एनुअल कंसिडरेशन जो भी था देना बंद कर देती है। और फिर ये लड़की मतलब कि कोर्ट में बोलती है, इसका मतलब इसका साइड ये रहता है कि इसके जो मामा है इन्होंने इनको इस लड़की को कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इसलिए ये इस चीज़ के लिए माइंडेड नहीं है कि वो हमेशा इस आदमी को मतलब अपने मामा को एनुअल कंसिडरेशन पे करेगी। तो फिर कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कंसिडरेशन या इसके मामा को जो ये लड़की है इसको कंसिडरेशन देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके मामा को एनुअल अमाउंट पे करना ये तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट था ना, एक कंडीशन था। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो चुका है इस औरत के बीच में और ये दोनों माँ और बेटी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो चुका है और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसमें इसको कंसिडरेशन इस लड़की को पहले ही मिल गया था, कंसिडरेशन था वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और इसको इसको मतलब कि जो एनुअल अमाउंट है वो देना पड़ा। यही था केस। तो अब यहाँ पे कुछ केसेस है कंसिडरेशन के अंदर, मतलब कि जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो लोग कर रहे हैं, तो ये आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। मतलब कि ए है और यहाँ पे बी है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब, और ये सी है, ये है थर्ड पार्टी। तो ऐसा केसेस जहाँ पे जो ये थर्ड पार्टी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए इन्वोक कर सकता है, रिवोक कर सकता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो केसेस वेयर थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, पहला है बेनिफिशियरी, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कि एज अ ट्रस्ट समझ लेते हैं, जैसे कि ए है सी है, ठीक है। वो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो ए जो है वो सी का मतलब सी का बच्चा है, ठीक है। तो ए का वो चाइल्ड है सी, ठीक है। और ए जो है वो इसका जो कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो बी को इंटरेस्ट करता है, ठीक है। इसका ना मतलब कि एज हो चुका है या फिर ये बीमार है, तो इसका जो है ना मतलब कि चांसेस है इसके डेथ का। तो ये बी को जो है प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर रहा है, ये सी को नहीं दे सकता है क्योंकि ये माइनर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए है वो बी को प्रॉपर्टी दिया है, क्यों दिया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया है और क्यों दिया है, सी के लिए दिया है, सी के बेनिफिट के लिए दिया है। तो यहाँ पे जो सी है वो बेनिफिशियरी बन जाएगा। तो जब ये अपना जो एज ऑफ मेजॉरिटी जो है उसको अटेंड कर लेगा तो फिर ये इस चीज़ के लिए रिवोक कर सकता है। तो यहाँ पे फिर पहला कंडीशन था बेनिफिशियरी। तो यही था कि अगर किसी के बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा तो जो भी बेनिफिशियरी होगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए रिवोक कर सकता है। उसके बाद है असाइनी। तो असाइनी असाइनी का केस होता है डेथ और इंसॉल्वेंसी में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान है, ठीक है, उसका कोई ए है, उसका जो है डेथ हो गया है, इसके जो लीगल हायर है वो है सी, ठीक है। तो ए के डेथ के बाद जो सी है सारा प्रॉपर्टी सी को मिलना चाहिए बाय लॉ। तो इसी चीज़ को फिर बोला जाता है। तो यहाँ पे सी जो है वो असाइनी बन जाएगा। तो यहाँ पे ए जो यहाँ पे जो सी है वो ए के प्रॉपर्टी के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए रिवोक कर सकता है, उसके उसको इन्फोर्स करने के लिए। उसके बाद है बिटवीन मेल मेंबर अंडर HUF। यहाँ पे HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
तो एज़ अ मतलब हिंदू हिंदू जो होते हैं तो उनके अंदर मतलब कि ऐसा होता है कि फैमिली बिज़नेस होता है, ठीक है? तो फैमिली ये जो एचयूएफ है इसके अंदर होते हैं कर्ता, ठीक है? जो सारा कुछ देखते हैं, ठीक है? एचयूएफ को मतलब सँभालते हैं मतलब एचयूएफ का जो भी मैनेजमेंट है वो कर्ता ही देखता है, ठीक है? और इसके अंदर ना एचयूएफ के अंदर ना बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं और जो भी फैमिली मेंबर है, सबके बिहाफ़ पे जो ये करता है, वही प्रॉपर्टी को होल्ड करते आ रहा है हमेशा से और इससे पहले जो भी होंगे वो होंगे। प्रेज़ेंटली ये करता एचयूएफ के सारे प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इन सारे मेल मेंबर्स के बिहाफ़ पे, ठीक है? तो फैमिली के जो भी मेल मेंबर्स होंगे, वो उस प्रॉपर्टी के लिए रिवोक कर सकते हैं, जो कि मतलब खानदानी तरीके से चला आ रहा है, मतलब जनरेशन वाइज़ वो ट्रांसफ़र होता चला आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए ये रिवोक कर सकते हैं। यहाँ पे 4th पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि ए है, उसने बी को पे किया है ताकि वो सी को पे करे, मतलब बी को ए जो है वो बी को पेमेंट किया है सी को पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो बी जो है वो सी को पेमेंट नहीं किया है और ये एक्नॉलेज कर लिया या एडमिट कर लिया है कि हाँ, सी को पेमेंट करने के लिए बी को ए से पैसा मिल चुका है। तो यहाँ पे जो सी है वो रिवोक कर सकता है, ठीक है? पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी मतलब कि जब पता चल जाता है कि बी के पास जो पैसा था वो सी को पे करने के लिए आ गया है, तो सी के लिए फिर तो बी जो है वो पे करेगा ही सी को, तो बी के लिए जो सी है वो लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि इसको फिर सी को पेमेंट करना है। तो यही है यहाँ पे जब सी को पता चल जाता है कि बी के पास पैसा है जो सी को पे करना है, ठीक है? इसको ये रिसीव हो गया तो इस टाइम पे जो सी है वो रिवोक कर सकता है पेमेंट के लिए।